तो हम बात कर रहे हैं गिब्स फ्री एनर्जी। थर्मोडायनेमिक्स में देखा था हमने इस चीज को, जी H माइनस टी एस। H है एंथैल्पी, T है टेम्परेचर और S है एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब है डिग्री ऑफ रैंडमनेस। टेम्परेचर आप जानते ही हो, और एंथैल्पी का मतलब चेंज इन एनर्जी किसी प्रोसेस में, चाहे वो चेंज इन एनर्जी हो किसी रिएक्शन के लिए, चाहे वो चेंज इन एनर्जी हो कंबस्शन के लिए। ऐसे कई सारी एनर्जीज हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी 11th में। ठीक है बेटा? ठीक है। डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच टी माइनस डेल्टा एस। ठीक है, तो लास्ट ईयर हमने आपसे बात की थी, ये सारी एनर्जीज डेल्टा जी हो या चेंज इन एंथैल्पी हो या चेंज इन एंट्रोपी हो, इनका हम चेंज निकालते हैं, हम इनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाते। याद आया कुछ? क्योंकि स्टेट फंक्शंस या स्टेट वेरिएबल्स होते हैं। सर ठीक है, स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल्स की चेंज इन वैल्यू निकाली जाती है। तो उस चेंज वैल्यू को हमने कहा डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और उसके बाद उनकी स्टैंडर्ड वैल्यू देखी। स्टैंडर्ड का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर पे। ठीक है, हाँ जी। ये नॉट लगाते ही स्टैंडर्ड बन जाती है। और स्टैंडर्ड का मतलब क्या है यहाँ पे? प्रेशर एंड टेम्परेचर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। ठीक, इसके बाद हमने आपसे बात की डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू डेल्टा जी डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के। ये नेचुरल लॉग है। क्या है ये? नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग का बेस ई होता है। अगर आप चाहते हो उसको बेस टू 10 में कन्वर्ट करना, लॉग को बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो एक फिजिकल क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो है 2.303। ठीक है, ठीक है। तो हमारे को पता चल गया लॉग ई या लॉग के की वैल्यू ये होगी। तो ये डेल्टा जी के लिए एक्सप्रेशन है। के क्या भी है यहाँ पर? हाँ जी, के क्या के? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अच्छा के सी। तो अब तो यूं कह सकता है कि भैया एक मिनट रुको, के मतलब सॉरी सही बता दिया, के नहीं है क्यू आएगा। क्यू, क्यू सी, क्यूशन कांस्टेंट। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे आएगा बताता हूं। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी जीरो होता है। क्या होता है? डेल्टा जी जीरो। अगर डेल्टा जी जीरो होगा और क्यू सी बन जाएगा आपका के सी। अब यहाँ पे अगर मैं डेल्टा जी की वैल्यू जीरो रख दूं तो डेल्टा जी नॉट क्या आएगा? बोलो। अगर डेल्टा जी जीरो है तो ये हो जाएगा डेल्टा जी नॉट माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी। बोलो बच्चों। जी भैया। और ये 2 पॉइंट वाली वैल्यू कैसे ही मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ही था आपको, पीछे जो सॉल्व किया मैंने वैल्यू। ठीक है ना बेटा? ठीक है। तो यहां से एक और एक्सप्रेशन आ गया डेल्टा जी प्लस माइनस लगा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 आर टी लॉग
Kc। ठीक बात है। ठीक है। एक तो इस बात को समझो। दूसरी चीज, फॉर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डेल्टा G नॉट इज इक्वल्स टू माइनस NEF E नॉट है। ठीक है। ये E क्या है आपका? EMF ऑफ सेल, EMF ऑफ सेल एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है बेटा। जी सर। F वही आपका फैराडेज कांस्टेंट, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इस चैप्टर में तो यही इक्वेशन है, लेकिन इस इक्वेशन को ऊपर वाली इक्वेशन से इक्वेट करने को आ सकता है, यानी कि डेल्टा G नॉट 2.303 RT log QC को इक्वेट कर सकते हैं हम NEF से। ठीक है। T आप टेम्परेचर जानते हैं कितना होगा, 298 केल्विन। R आप जानते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। Kc की वैल्यू पूछ सकता है अगर इन दोनों को इक्वेट करूं तो। यस सर। ठीक है। तो ये थी गिब्स फ्री एनर्जी जो अभी इसने पूछा था। हाँ। मास डिपॉजिट जो है, मास डिपॉजिट जो हो रहा है किसी इलेक्ट्रोड पे, वो डिपेंड करता है चार्ज पे। किस पे डिपेंड करता है? चार्ज पर। तो तू यूं कह सकती है कि भैया M जो है ना वो डिपेंड करता है Q पे। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के कांस्टेंट आता है मास चार्ज इक्विवेलेंट। ठीक है, या चार्ज मास। ठीक है। ठीक है। तो तू यूं कह सकती है कि भैया मास और चार्ज को हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रख के उनका एक रिलेशन बनाने की कोशिश की है, जिसके अंदर हम ये भी जानते हैं कि आपका करंट Q/T होता है, तो Q IT बन जाएगा। हाँ। तो मास जो है वो ZIT बन जाएगा। ZQ था ना। हाँ। ठीक है। अब तेरे को मैं करंट बता दूं और कितना टाइम लगा ये बता दूं और मास दे दूं, तो तू Z पता लगा लेगी, या Z दे दूं तो मास डिपॉजिट पता लगा लेगी। ठीक। ठीक है। ठीक है। अब जरा इधर देख, ये एक सेटअप है। इसमें मैंने तेरे से कहा कि बेटा यहाँ पर मैं बाहर एक बैटरी लगा रहा हूँ और वहीं से चार्ज भेजूंगा। तो तूने कहा भैया जितना चार्ज आप ज्यादा भेजोगे ना, उतना जल्दी मास एक से दूसरे इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा। ठीक। ठीक है। तो ऊपर के चार्ज पे सब कुछ डिपेंड करता है। हाँ, ये बैटरी है हमारी, ये कितना भेज रहा है चार्ज। क्लियर? ठीक है। अब जरा ध्यान दे बेटा, तो मैंने तेरे से कहा एक तो मास डिपेंड करता है चार्ज पे, और दूसरा ये Z क्या है। Z मास और चार्ज का रिलेशन है, लेकिन मास और चार्ज का कोई भी रिलेशन तेरे पास है? कोई बच्चा मुझे बताएगा मास और चार्ज का कोई रिलेशन होता है? बोलो। नो सर। नो सर। कौन बोला है नो सर? कुणाल भैया सर होता है, कुणाल। होता है होता है भैया, भैया, होता है। भैया वो होता है, बताओ क्या होता है? होता F इक्वल्स टू QE पढ़ा था ना हमने। F इक्वल्स टू F QE, is इधर equals MA to, QE। हाँ, फॉर्मूले में Q तो था। मैं नहीं समझ पा रहा। F is equals to QA QE क्या बोलना चाह रहे बेटा? भैया फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक हाँ फील्ड। शाबाश, ये फैराडेज कांस्टेंट है, फोर्स नहीं है। MA is equals to QE हो जाएगा ना। कितने होशियार बच्चे हैं। थैंक यू भैया। गधों, वो फोर्स था, ये फैराडेज कांस्टेंट है। लेकिन भैया मास और चार्ज का रिलेशन तो है। फैराडे फिर अपने आप को करंट लगा के मर जाएगा, तुम्हारी बातें सुन लेगा। चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलो बोलो, सुनो एक बात सुनो, सर कुणाल कुछ बोल F रहा है, बोल। इक्वल टू होता है सर, F इक्वल टू
charge of 1 mole of electron. ये थोड़ी बात ठीक है इसकी, बिल्कुल सही जगह पहुंच गए, जरा ध्यान दो। राहुल। हाँ जी भैया। हाँ बेटा बहुत दूर है ना, झापड़ मार ले अपने खुद ही। मोल कंसेप्ट नहीं कराया मैंने तेरे को? याद है भैया। तो ये नहीं बताया था आपको? अगर किसी मैं 1 मोल की बात करूं सब्सटेंस की, तो वो बराबर होता है या तो एटॉमिक मास, डिपेंड करता है एटम की क्या है, या मॉलिक्यूलर मास। बताया था? हाँ जी भैया। अगर कंपाउंड है तो मॉलिक्यूलर मास, और एलिमेंट है तो एटॉमिक मास। वो बराबर होता है 22.4 लीटर गैस के। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। बताया था? हाँ जी भैया, ये वो फराडे और का किस भी बताया था, और किस 9600 कूलम। हाँ तो फिर जब 11th में बता दिया तेरे को, अब तक क्यों नहीं आता है? 1 मोल सब्सटेंस नहीं इज भैया, इक्वल्स टू एटॉमिक मास। वो मास बराबर होता है वॉल्यूम के, और किस चीज के बराबर होते हैं? एक नंबर होता है। अब ये एंटिटीज है, मतलब ये आपके एटम भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, ठीक है? और ये सारी चीजें इसके भी बराबर होती है। NF चार्ज, NF बोलो। हाँ जी भैया। तो 1 मोल NF चार्ज के इक्वल है, तो चार्ज मास का रिलेशन आ गया। मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास इज इक्वल्स टू NF। ठीक सर है, ये कैसे पता चला? देख ले, ये इक्वल्स टू क्यों लिखे मैंने? सर नहीं, ये 1 मोल इक्वल टू NF कहाँ से आया? फैराडे का कांस्टेंट यही था बेटा, कि हम किसी एक इक्वेशन को कर रहे हैं, उस इक्वेशन में ये मोलर इक्वेशन का काम कर रहा था फैराडे का कांस्टेंट, लेकिन कितने एफ होंगे वो डिपेंड करेगा रिएक्शन पे। अगर एक रिएक्शन कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रही है वो तो उसी पे डिपेंड करेगा ना। मान लो सिल्वर है तो 1 ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, एल्यूमिनियम है तो 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, तो वो वहां से आया तेरा एन। और एफ वो कांस्टेंट है जो 1 मोल के लिए, जी फैराडे सर, का आ गया कांस्टेंट समझ। है ही 1 मोल के लिए। बोल क्या कह रहा है? सर यही की कहते हैं, NF का मतलब है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए 1 मोल को कहते हैं रिएक्ट 1 करने मोल के के लिए। लिए कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए 1 मोल के लिए, एक एटम के लिए नहीं। एक एटम के लिए तो एन ही है, एन। अगर एक ही रिएक्शन पूछेगा ना तू, एक एटम की एटॉमिक रिएक्शन, तो उसमें एक एन है। और अगर पूछेगा 1 मोल के लिए तो NF। ठीक है? जी सर। अब एक क्वेश्चन उठा रहा हूं, क्वेश्चन रीड कर। A solution हम्म, A solution of CuSO4 is electrolyzed for 10 minutes with a current of 1.5 amperes. What is the mass of copper deposited at the cathode? ठीक है, 10 मिनट टाइम है, करंट है 1.5 एम्पियर। 10 मिनट को मैं लिख सकता हूं 600 सेकेंड। मेरे पास हाँ, करंट भी है और मेरे पास टाइम भी है। व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड? कितना मास डिपॉजिट होगा? ZIT होगा। हाँ, टाइम कितना था बेटा? 10 मिनट। 600 seconds. ये तो हो गया तुम्हारा। Z कैसे निकालेंगे बेटा? Z निकालने के लिए हम इसके पास जाएंगे, जो अभी ऊपर इक्वेशन देखी थी, वही मोलर इक्वेशन। इस मोलर इक्वेशन को देखे तो हमारे पास Z क्या निकल कर आता है? सारे बच्चे ध्यान दो। या तो आप ये पूरी मोलर इक्वेशन हर बार निकालो, या एक बार Z निकाल के रख दो। Z है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय NF, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय NF कांस्टेंट है। दोनों का मतलब तो 1 मोल ही है। बोलो ठीक है? हाँ जी भैया। तो मॉलिक्यूलर मास कितना है कॉपर का जो डिपॉजिट हुआ है?
और NF यानी कि चार्ज कितना है, वो क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। IT तो यही है 1.5 और 600। मॉलिक्यूलर मास है 63.5। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर देखना बेटा, कॉपर सल्फेट का चार्ज कितना लगता है आपको, कॉपर का चार्ज कितना होगा, +2। +2, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए 2। क्वेश्चन खत्म। अब कोई बच्चा क्या, नहीं भैया मैं तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, तो क्या आप ये लिख सकते हो, चार्ज होता है करंट इनटू टाइम, होता है बेटा, बोलो। यस सर। तो कितना कूलम चार्ज आ चुका है, 900। 900। और मोल कंसेप्ट क्या कहता है, NF चार्ज मॉलिक्यूलर मास के इक्वल है, ठीक है। NF चार्ज का मतलब क्या है, N है 2 और F है 96500 कूलम, वो किसके इक्वल है, मॉलिक्यूलर मास यानी कि 63.5 ग्राम, ठीक है, बोलो। ठीक है। तो इतने चार्ज के लिए इतना, तो 900 कूलम के लिए ठीक है। अब जरा दोनों जी इक्वेशंस को सर। इक्वेट करना बेटा, जो ऊपर करा था मैंने आंसर, यानी कि ये यहां से जो गिवन मास निकाला था और जो नीचे गिवन मास निकाला है, क्या सेम आ रहा है, हाँ जी भैया। वही आ रहा है 63.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 96500 मल्टीप्लाई में 900, ये 900 ही तो है, 1.5 इंटू 600। यस सर। तो या तो आप z की सीधा वैल्यू रख दो, अगर कभी भी कंफ्यूज हो ना z की वैल्यू में बच्चों, तो मोल कंसेप्ट जरूर ध्यान रखना। कुणाल, अगर जी कभी सर। तेरे को लगे कि भैया मैं क्वेश्चन गलत कर रहा हूं, तो पीछे चले जाओ, मोल कंसेप्ट के पास चले जाओ, गलती पता चल जाएगी, ठीक है। जी सर। तो ये था फैराडेज का फर्स्ट लॉ। अब मान लो आप एक से ज्यादा सेल सीरीज में लेते हो, ठीक है, तो ये जो सेल आपने सीरीज में लिए और उनको कनेक्ट कर दिया आपने सॉल्ट ब्रिज से, तो ये सीरीज में जो सेल लिए, इन सेल का इक्विवेलेंट मास और गिवन मास की रेशो, यानी कि जो मास आपका डिपॉजिट हुआ था उसकी रेशो कांस्टेंट रहेगी। अब जरा ध्यान दो, जैसे मान लो ये है सेल ए, ये है सेल बी और ये है सेल सी, ठीक है। तुषार, भैया मी में सेल तो बनाओ, ये तो रे बना तो दिए, तो सॉल्ट ब्रिज। ये 3 सेल हैं ए बी सी, इसमें ये एक इलेक्ट्रोड है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड को इसके साथ जोड़ दिया और इसके इस इलेक्ट्रोड को इसके साथ जोड़ दिया, और ये, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज नहीं है, ठीक है। तुषार, ठीक है भैया। ठीक है। अब मैं यहां पर चीज बोल रहा हूं आपसे, इक्विवेलेंट मास, एक टर्म आई है इक्विवेलेंट मास, इसका क्या मतलब होता है बताओ। मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय ए, और ए का मतलब है नंबर ऑफ H आयन, नंबर ऑफ OH आयन, या नंबर ऑफ, या वैलेंसी, ठीक है, बोलो। इक्विवेलेंट मास को हम ई से दिखाते हैं, कैपिटल ई से, मॉलिक्यूलर मास को एम से दिखा दो, ठीक है। अब ठीक है। अगर हम केस लें H2SO4 का,
तो H2SO4 के पास N क्या होगा, N या A? 2। NaOH के पास 1। AlOH होल थ्राइस के पास 3। 3। ठीक है। अब मान लो कोई कहते भाई ऐसा है जैसे NaCl है, इसमें तो हमें दिया हुआ ही नहीं है ना H ना OH, तो उनकी वैलेंसी, दोनों की वैलेंसी सेम है 1। ठीक है, वैलेंसी से परेशान मत होना। AlCl3 होगा तो Al पे प्लस है तो Cl पे भी 3 - 1 वाले है, मतलब वो 3 ही है वैलेंसी। ठीक, तो ये इसका A है। अब कोई पूछे H2SO4 का इक्विवेलेंट मास निकालो, H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास हम जानते हैं 98 होता है, और उसका A 2 है, तो वो हो जाएगा उसका इक्विवेलेंट मास। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो इसी तरीके से हम इन क्वेश्चंस में देखेंगे A, B, C तीनों का इक्विवेलेंट मास निकालेंगे और उनका गिवन मास, जो मास डिपॉजिट हुआ इलेक्ट्रोड। तो इक्विवेलेंट मास और गिवन मास की रेशियो इक्वल होगी। गिवन मास को M से दिखाना चाहो M से दिखा लो, W से दिखाना चाहो W से दिखा लो, जो आपको ठीक लगे। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? बोलो बच्चों। सर अब इस क्वेश्चन को देखो, 3 electrolytic cell A, B, C containing solution ZnSO4, AgNO3 और CuSO4। जैसे ऊपर क्वेश्चन में हमने 3 सेल लिए, वैसे ही representing respectively are connected in series. A steady current of 1.5 ampere was passed through them until 1.45 ग्राम। देखते रहो, गिवन मास दे दिया बेटा, पहले तो तुझे सेल के नाम दे दिए, उससे फायदा क्या होगा, मैं उनका A पता लगा सकता हूं। ठीक है, फिर उसके बाद मुझे करंट दे दिया, करंट देने के बाद मुझे एक का गिवन मास दे दिया, तो कहता है पता लगाओ कि कैथोड कितना इतना सिल्वर डिपॉजिट हुआ है, तो कितना टाइम लगेगा इस रिएक्शन को होने में, और व्हाट मास ऑफ कॉपर और जिंक वर डिपॉजिटेड, और कॉपर और जिंक का मास और निकालो। अच्छा, एक काम कर सकते हो इसमें, इस क्वेश्चन का आंसर देखो, गिवन लिख लो पहले तो सारा, ZnSO4, AgNO3 और CuSO4। हमारे पास 3 सेल दिए, ZnSO4, AgNO3, CuSO4। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, इन तीनों में आपको मेटल तो पता है ना कौन है जो डिपॉजिट होना है, जिंक, सिल्वर या कॉपर, और उनका चार्ज पता है, इस पे +2, इस पे +1, इस पे +2। बोलो। हाँ जी भैया। तो आप ये कह सकते हो इनका मॉलिक्यूलर मास हमें पता है, जैसे जिंक का है 65, सिल्वर का 108 और कॉपर का 63.5। ठीक है, ठीक है भैया। तो पहले तो हमने मास लिख लिया इनका। ठीक है बेटा, फिर हमने लिखा ये है इसका मॉलिक्यूलर मास, और फिर हमने लिखा इसका A, 2 1 2। ठीक, ऐसे इक्विवेलेंट मास आ जाएगा इनका। हाँ जी। यस सर। अब एक इक्वेशन है, भैया हाँ जी बोलो। ये ऊपर H2SO4 में आपने टोटल मास लिया, नीचे ZnSO4 में आपने सिर्फ मेटल का मास लिया, ऐसा क्यों? ऊपर में H2SO4 का पूरा केस सिखा रहा था ना तेरे को, इस वाले में तो सिर्फ मेटल ही। अच्छा, डिपॉजिट क्या हो रहा है पहले बता। यहाँ पे जिंक होगा नहीं, यहाँ जो नीचे वाला केस है, ये तो ऊपर मैं तुम्हें एक जनरल बात बता रहा था, नीचे वाला जो केस है इन तीनों में डिपॉजिट क्या हो रहा है, जिंक, Ag और कॉपर। जिंक, कॉपर, हाँ, तो मेटल ही डिपॉजिट हो रहा है ना। हाँ जी है। तो मॉलिक्यूलर मास या इक्विवेलेंट मास मैं सिर्फ मेटल के निकालूंगा, हाँ जी भैया। क्योंकि क्वेश्चन ने मेरे को क्या कहा कि इतना सिल्वर डिपॉजिट हुआ, मतलब ये भी किसकी बात कर रहा है, सिर्फ मेटल की। बोल। हाँ जी।
तो तू यूं कह सकता है E Zn डिवाइडेड इज इक्वल टू E सिल्वर डिवाइडेड बाय गिवन मास ऑफ सिल्वर इज इक्वल्स टू ये किसने बताया तेरे को? फैराडे के सेकंड लॉ ने। बोल। हाँ जी भैया, तो ये बात ठीक है या गलत है? सही है। तो अब तुझे क्या क्या चीजें पता चल चुकी है? एक, E और W का एक रेशो होता है, उस रेशो में तुझे ऊपर की सारी चीजें पता है। क्यों? अभी देख, निकालिए, 3 वैल्यू निकालिए कि नहीं हाँ। निकाली? निकालिए भैया। अब तेरे को एक क्वेश्चन में WAG दे रखा है, तो तू इस Zn आ एक्सप्रेशन जाएगा। को लेके, इस वाले एक्सप्रेशन को लेके कॉपर का नहीं निकाल सकता? हाँ जी भैया। और इस वाले एक्सप्रेशन को लेके जिंक। बस हो गया काम। ठीक है, ओके। बोलो बच्चों। सर टाइम कैसे निकालेंगे? हाँ जी। देख मैं लिख के दिखा रहा हूं। कुणाल, एक तो मैंने लिया E कॉपर इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ कॉपर, E सिल्वर गिवन मास ऑफ सिल्वर। मुझे निकालना है गिवन मास कॉपर का, तो गिवन मास कॉपर का क्या आया? E कॉपर मल्टीप्लाइड बाय गिवन मास ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय, आ जाएगा ई सिल्वर। हाँ जी। फिर उसके बाद मुझे निकालना है गिवन मास ऑफ जिंक, तो भी मैं यही करूंगा। गलत है? सही है भैया। हाँ सर। खत्म। हाँ जी अब भैया। टाइम और निकालना है हमें। वो कह रहा है इसको होने में टाइम कितना लगेगा, हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो। तो भैया मेरे पास करंट दे रखा है, टाइम पूछ रहा है, चार्ज पता लगाना है। करंट का एक फॉर्मूला होता है Q/T, होता है T हो जाएगा Q/I। I मुझे दे रखा है, Q पता लगाओ। अच्छा एक बात बताओ, तुम ये कह सकते हो 108 ग्राम सिल्वर, 108 ग्राम ऑफ सिल्वर NF चार्ज, कितना चार्ज? कितना कूलम चार्ज प्रोड्यूस करता है? तो 1.45 ग्राम सिल्वर कितना प्रोड्यूस करेगा? बोलो बोलो बच्चों। ठीक है। जी भैया। तो ये वो चार्ज आया है जो 1.45 ग्राम प्रोड्यूस करता है, ये वो कूलम चार्ज है। ठीक, और हम जानते हैं टाइम क्या होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय करंट। ठीक, ठीक है। है।